हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं बिहार बोर्ड 2025 में 12th क्लास के फिजिक्स में पूछे गए ऑब्जेक्टिव सवाल को। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पे फर्स्ट सवाल आ चुका है। फर्स्ट सवाल दे रखा है यहाँ पे, लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर का मान होता है। द रिलेटिव परमिटिविटी म्यू आर ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज। तो फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंस होता है, जो लौह चुंबकीय पदार्थ होती है, उसकी जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होता है, यानी 1 से बहुत बहुत बड़ा होता है। तो ये 1 से बहुत बहुत बड़ा हो गया। इसके अलावा दो सब्सटेंस और होता है, जिसमें से एक होता है डाईमैग्नेटिक, जिसको बोलते हैं प्रति चुंबकीय पदार्थ, जिसकी म्यू आर की वैल्यू लेस देन 1 होता है। यानी डाईमैग्नेटिक कुछ था, यानी प्रति चुंबकीय, तो म्यू आर लेस देन 1 होता। और यदि यही यहां पूछा जाता पैरामैग्नेटिक, जिसको अनुचुंबकीय, तो म्यू आर ग्रेटर देन 1 होता। अब देखिए सेकेंड सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, दे रखा है R1, R2 और R3 प्रतिरोधों के श्रृंखला परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, यानी इन सीरीज सर्किट विथ रेसिस्टर R1, R2 एंड R3 द करेंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेसिस्टर इज। यानी 3 रेसिस्टर दे रखा है। एक मैंने ये लिया जो R1 है, एक और लिया ये जो R2 है, एक और लिया ये जो R3 है। इसमें भी तो धारा प्रवाहित करवाएंगे वोल्टेज अप्लाई करके। तो यहां से R1 से I1 गया तो R2 से भी आई जाएगा, R3 से भी आई जाएगा। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट इक्वल होती है, वे तो धारा सेम होती है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन रहता तो विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता, इक्वल होता। तो यानी ये समान होती है, सेम होती है। नेक्स्ट सवाल थर्ड नंबर में, धारा घनत्व की इकाई है द यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज। किसी का भी यूनिट निकालना हो, यूनिट देखना हो, यूनिट लिखना हो, तो उसके लिए फार्मूला की आवश्यकता होती है। तो क्या बोला गया? धारा घनत्व, जिसको बोलते हैं करंट डेंसिटी, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जे से। तो जे इज इक्वल टू आई बाई ए होता है। आई क्या है? विद्युत धारा, उसकी एम्पियर हो। ये क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसका होगा मीटर स्क्वायर, यानी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर दैट मीन्स ये होगा, ये हो गया सी नंबर। देखो नेक्स्ट सवाल, यदि किसी चालक की लंबाई दुगना कर दिया जाए, यानी चालक की लंबाई को दुगना कर देते और उसके ऊपर लगाई गई विभवांतर को स्थिर रखा जाए, तो इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग, यानी इफ द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इज डबल्ड व्हाइल कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट कांस्टेंट, देन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल। यानी देखिए, एक कंडक्टर मैंने वायर लिया, इस कंडक्टर वायर से करंट आई फ्लो करती है, जब पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई करते हैं, आरोपित करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है तो उसकी रिलेशन होती है आई इज इक्वल टू एन ई वी डी। तो यहां पर वीडी जो होता है वो आई के, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवाह वेग, जिसको अनुगमन वेग बोलते हैं, वो आई के सीधा समानुपाती है। आई डबल होगा तो भी डबल हो जाएगा, आई आधा होगा तो भी आधा हो जाएगा। चलिए देखते हैं आई क्या होता है। लंबाई को दुगना कर देंगे, डबल कर देंगे, ठीक है, डबल कर देंगे तो रेसिस्टेंस भी डबल हो जाएगी, क्योंकि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस, यानी प्रतिरोध। प्रतिरोध लंबाई के सीधा समानुपाती होता है। चलिए, सीधा समानुपाती होता है तो डबल करेंगे तो प्रतिरोध डबल, और प्रतिरोध जब डबल होता है तो तुम लोग जानते हो आई इज इक्वल टू वी बाई आर, है ना। तो इसको तो भी को, वोल्टेज को तो कहा कांस्टेंट रखो, तो आर को डबल करेंगे तो आई आधा हो जाएगा, और जैसे ही आई आधा होगा तो यहां पर देखिए वीडी आधा हो जाएगा, मतलब ये सी नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट अगले सवाल,
धारा वहन करने वाले परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, यानी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए करंट कैरिंग सोलेनोइड इज। तो किसी भी सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, यानी देखिए ये सोलेनोइड है और इसमें विद्युत धारा इस तरह से प्रवाहित किए हैं ऐसे, तो उंगली इधर दिखा रहा है, तो इसके अक्ष के अलोंग यानी एक्सिस के अलोंग, जिसको एक्सिस के पैरेलल भी बोलते हैं, तो ये नंबर में वृत्ताकार नहीं, अक्ष के समानांतर यानी पैरेलल टू एक्सिस, यही होगा। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है? ठीक है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे देखिए वोल्टमीटर नहीं, विद्युत मोटर नहीं, विद्युत जनरेटर हाँ, इलेक्ट्रिक जो जनरेटर होता है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड है, इसका प्रिंसिपल उसी पे आधारित है। इसमें भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को घुमाया जाता है और उसमें इंडक्शन होती है और प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, एक परिनालिका का स्वप्रेरकत्व निर्भर करता है, यानी द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनोइड डिपेंड्स ऑन, यानी एक सोलेनोइड लेंगे, उसकी स्वप्रेरकत्व देखेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस देखेंगे, तो सबसे पहले देखना कि उसकी फॉर्मूला क्या होती है, उसी से रिलेटेड बात करेंगे। तो इसका देखिए सोलेनोइड जो होगी उसकी फॉर्मूला म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल होता है। तो किस पर आधारित है, देखिए तो म्यू नॉट है, तो ये क्या है, एक कांस्टेंट है, एन क्या है, फेरों की संख्या है प्रति एकांक लंबाई में, और ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, एल क्या है, लंबाई है। चलिए पहली वाली, इसके माध्यम में बहने वाली धारा पर नहीं, द करंट फ्लोइंग थ्रू इट्स मीडियम, गलत बात, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या पर यानी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, सही बात। परिनालिका की लंबाई पर, ये भी सही बात, द लेंथ ऑफ द सोलेनोइड, यानी बी और सी दोनों, यानी बोथ बी एंड सी। हो गया ऐसा। 100 माइक्रोफैराड है, अगले सवाल में 100 माइक्रोफैराड है, धारिता वाले संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा होगी, यानी एक कैपेसिटर ऑफ 100 माइक्रोफैराड इज चार्ज्ड टू 100 वोल्ट, द एनर्जी स्टोर्ड इन इट विल, यानी देखिए एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी 100 माइक्रोफैराड है और इसकी वोल्टेज 100 वोल्ट है, जहां तक इसको चार्ज किया गया है, आवेशित किया गया है, तो इसमें संचित ऊर्जा निकालें। तो देखिए U इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ सी भी स्क्वायर होता है, मैं हाफ रहने देता हूं, C का वैल्यू क्या होगा 100 माइक्रोफैराड, तो 100 यानी 10 टू दी पावर 2, माइक्रो मतलब 10 टू दी पावर -6, यानी भी स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, यानी 100 मतलब 10 पर पावर 2 का स्क्वायर, यानी 10 पर पावर 4 बन जाएगा। 10 पर पावर 4 यानी 2 6, -6 कटेगा, 1/2 यानी 0.5 जूल, यानी 0.5 जूल, दैट मैटर सॉल्व। आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब है निम्नलिखित में किसका मात्रक वोल्ट पर मीटर है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग हैज यूनिट वोल्ट पर मीटर। देखिए वोल्ट पर मीटर, वोल्ट मतलब क्या होगा, डेल्टा पोटेंशियल डिफरेंस, और पर मीटर यानी इसको क्या लिखेंगे, यहां पे डेल्टा आर लिखेंगे, तो E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा आर दे दिया जाए, यानी क्या हो गया, ये विद्युत क्षेत्र की फॉर्मूला है, यानी ये विद्युत क्षेत्र होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। हो गया ऐसा। नेक्स्ट है, देखिए वैद्युत चालन में चालक से मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग भी एवं चालक के सिरों के बीच लगे विभवांतर भी के बीच संबंध है, यानी देखिए
द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी v ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक कंडक्शन एंड पोटेंशियल डिफरेंस v बिटवीन एंड्स ऑफ कंडक्टर इज। यानी एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कब करेगी? जब दोनों सिरों के बीच विभवांतर आरोपित करेंगे तब। ऐसा तो प्रवाह होगा नहीं, वोल्टेज अप्लाई करेंगे तब होगा। तो यहां पर I इज इक्वल टू क्या होगा रिलेशन? NEA VD होगा। यहां पे NEA VD हो गया, दे दिया गया ऐसा। अब यहां पर क्या करोगे? विद्युत धारा है तो विद्युत धारा के जगह पे क्या करोगे? V बाई आर। तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस और ये क्या होगा? NEA VD। तो VD और V में क्या रिलेशन? ड्रिफ्ट वेलोसिटी और V में रिलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, सीधा समानुपाती का, यानी V के अनुक्रमानुपाती बोलिए, यानी प्रोपोर्शनल टू V बोलिए। तो ये ऑप्शन होगा, यहां पे ऑप्शन ये दे दिया गया। अब अगले की तरफ बढ़ते। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर में, एक चालक की वोल्टता भी तथा धारा I के बीच ग्राफ एक सरल रेखा है। मतलब V और I की जो ग्राफ है वो एक सरल रेखा है जो y अक्ष से थीटा कोण बनाता है। मतलब जो खींचेगे ग्राफ वो y अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है, यानी ब्रैकेट में दे रखा है जो कि I को प्रदर्शित करता है, यानी जो y अक्ष है वो I को प्रदर्शित करता है। यहां पर थीटा कोण बनाते हैं। चालक का प्रतिरोध होगा, अब देखिए, द ग्राफ बिटवीन वोल्टेज V ऑफ ए कंडक्टर एंड करेंट I इज ए स्ट्रेट लाइन which makes an angle theta with y axis which represents I, the resistance of the conductor will be। यानी यहां पे देखिए ये y एक्सिस है जिस पे I करंट ले लीजिए, और ये x एक्सिस है जिस पर वोल्टेज है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ खींचिए, और ये ग्राफ है, I भी ग्राफ है, और ये एंगल बना रहा है थीटा इसके साथ। अब यहां पे डॉट 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 डॉट, तो ये भी है तो ये भी होगा, और ये आई बेस होगा। तो यहां पे टेन थीटा लूंगा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ये वाला होगा भी, और बाई बेस आई होगा। भी बाई आई आर होता है, यानी प्रतिरोध किसको रिप्रेजेंट किया? टेन थीटा वाले को, यानी ये होगा ये ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, यानी पावर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। तो देखिए यहां पर पावर इज इक्वल टू एक होता है आई स्क्वायर आर, एक होता है वी स्क्वायर बाई आर, एक होता है वी बाई आई। यही होता है फॉर्मूला पावर का, यही होता है शक्ति का विद्युत परिपथ में। तो यहां पर कौन सा करेक्ट हो रहा है? तो वी स्क्वायर बाई आर, और तो कोई मैच ही नहीं कर रहा। हो गया ऐसा, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट देखिए, ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध विथ द राइज इन टेम्परेचर द रेसिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर। तो ये देखो इंक्रीज करता है, बढ़ता है। देखिए यदि सेमीकंडक्टर लें तो सॉरी यहां पे नहीं, सेमीकंडक्टर है तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि ताप बढ़ने के साथ जो सेमीकंडक्टर है, जो अर्धचालक है, उसकी प्रतिरोध घटता है। ठीक है, घटता है, ये बी ऑप्शन होगा। इसलिए क्योंकि कंडक्टर का बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो कंडक्टर का बढ़ता है, और सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ने से घटता है। लो टेम्परेचर पर कंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, यह कुचालक होता है। ठीक है, और जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी और प्रतिरोध कम जाएगा। ये हो गया। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट 14 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिरोध R को व्यक्त करता है? यानी रो प्रतिरोधकता है, एल पदार्थ की लंबाई है, ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। यानी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स रेसिस्टेंस R? रो रेसिस्टिविटी। तो देखिए R इज इक्वल टू होता है रो रेसिस्टिविटी लेंथ L, और ये
R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ये, ठीक है, रो इंटू एल बाई ए। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब आगे आता है, यदि समान फोकस दूरी एफ के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो, तब संयोग की फोकस दूरी होगी। इफ टू कन्वर्जिंग लेंसेज ऑफ इक्वल फोकल लेंथ एफ आर केप्ट इन कॉन्टेक्ट, देन द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी। देखिए कॉम्बिनेशन जब बनता है तो देखिए 1 बाई एफ ई इज इक्वल टू 1 बाई एफ वन प्लस 1 बाई एफ टू, दोनों तो इक्वल है, एफ वन और एफ टू, एफ और एफ, तो यहां रखेंगे एफ और एफ, तो ये हो जाएगा एफ ई इज इक्वल टू 2 बाई एफ, तो एफ ई इज इक्वल टू एफ बाई टू, मतलब आधा हो जाएगा, यानी एफ बाई टू, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो रहा, हो गया ऐसा। अब देखिए यहां पर आगे नेक्स्ट, एक उत्तल लेंस मतलब प्लस हो गया, क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी। तो देखिए पावर दे रखा है, तो पावर को लिख दो 2 डायोप्टर, 2 डायोप्टर मतलब 2 पर मीटर, डायोप्टर मतलब प्रति मीटर, ठीक है। तो फोकस इज इक्वल टू होता है 1 बाई पावर, क्योंकि पावर इज इक्वल टू 1 बाई एफ, तो 1 बाई पी, तो 1 बाई 2 पर मीटर, मीटर ऊपर लेके चले जाइए, तो 1 मीटर बाई 2, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बाई 2 मतलब 50 सेंटीमीटर, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें निम्नलिखित में कौन सा रंगीन विपथन को कम करने के लिए लेंसों में उपयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिड्यूस क्रोमैटिक एबरेशन इन लेंसेस, ठीक है। तो ये होता है एक्रोमैटिक यानी अवर्णक संयोग, जिसमें एक कन्वेक्स लेंस और एक कनकेव लेंस, इसको बोलते हैं डबलेट्स, लेंस का डबलेट, एक कन्वेक्स और एक कनकेव लेते हैं, जिससे क्या होती है, क्रोमैटिक जो वेरिएशन होता है लेंस से वो डिक्रीज होता है। आगे, एक उत्तल लेंस को किसी द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर होता है, तब इसकी फोकस दूरी, यानी एक कन्वेक्स लेंस इज डिप्ड इन ए लिक्विड whose refractive index is equal to the refracting index of the material of the lens, then its focal length will। तो यहां पर देखिए लेंस का और जो मटेरियल का मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इक्वल है, तो लेंस मेकर फार्मूला 1 बाई एफ म्यू एल बाई म्यू एम, यानी लेंस का बाई मीडियम का -1, और ये हो गया 1 बाई R1 -1 बाई R2। तो देखिए ये दोनों इक्वल है तो कट जाएगा 1, 1 माइनस 1 0, तो 1 बाई एफ इज इक्वल टू 0, तो एफ इज इक्वल टू 1 बाई 0, और 1 बाई 0 तो क्या होगा, इनफाइनाइट, तो यहां पे अनंत होगी, हो गया ऐसा। साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं, ठीक है। द बबल ऑफ सोप अपीयर्स कलर ड्यू टू, किसके कारण, तो ड्यू टू इंटरफेरेंस, यानी यहां पे व्यतिकरण आएगा, व्यतिकरण के कारण, इंटरफेरेंस के कारण। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं, देखिए निम्नलिखित में से किसे ध्रुवित नहीं किया जा सकता है। Which of the following cannot be polarized। देखिए पोलराइजेशन उसी का करते हैं जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसमें होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस पे ऑसिलेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्शन अपोजिट है। तो पोलराइज करना होगा तो किसी एक तरफ के ऑसिलेशन को रोका जाता है पोलराइजेशन में। तो देखिए इसमें जो जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उसका नहीं होगा, जैसे
यहां पर ध्वनि तरंग, साउंड वेव, यही जो है से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, यानी इसी का नहीं किया जा सकता है। प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग है, रेडियो तरंगे रेडियो वेव ये भी है, एक्सरे भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये सब का होगा। अब देखिए एक व्यक्ति प्लस टू डायोप्टर मतलब कौन सा लेंस, कन्वेक्स लेंस, ठीक है, क्षमता का चश्मा यानी लेंस प्रयोग करता है, उसका दृष्टि दोष है। ए पर्सन अपीयर, ए पर्सन यूजेज एन स्पेक्टर लेंस है ऑफ प्लस टू डायोप्टर, पावर हिज डिफेक्ट ऑफ विजन इज, यानी देखिए प्लस यदि लग गया यानी उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस जो होता है वो दूर दृष्टि दोष वाले के लिए होता है, निकट दृष्टि दोष वाले के लिए माइनस वाला होता है, मतलब अवतल लेंस होता है तो यहां पर दूर दृष्टि दोष होगा। तो ये हो गया दूर दृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया। एक अगले सवाल, एक ही तत्व के समस्थानिकों के बीच मुख्य अंतर क्या है? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट? देखिए आइसोटोप्स का मतलब होता है समस्थानिक, और समस्थानिक का मतलब होता है जिसमें परमाणु संख्या सेम हो। परमाणु संख्या सेम हो गया मतलब इलेक्ट्रॉन की भी संख्या सेम हो गया और प्रोटॉन की भी संख्या सेम हो गया, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग, और द्रव्यमान संख्या अलग होने का मेन रीजन होता है न्यूट्रॉनों की संख्या। तो यहां पर न्यूट्रॉनों की संख्या यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा। देखिए निम्नलिखित में कौन सा रेडियोधर्मी क्षय का प्रकार नहीं है, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव डीके? देखिए यदि किसी एलिमेंट में रेडियो एक्टिविटी हो रही तो वहां पे अल्फा होगा, बीटा होगा और गामा होगा, वो दोनों तीनों उत्पन्न होगी, तीनों उत्सर्जित होगी। तो यहां पर देखिए अल्फा 6 अल्फा डीके होगा, बीटा 6 होगा बीटा डीके, गामा 6 यानी गामा डीके होगा, और म्यूआन 6 यानी ये नहीं होगा। तो नहीं होगा उसी को तो निकालना है, बताना है कि कौन सा नहीं। ये हो गया। आगे बढ़ते, अब आता है यहाँ पे 500 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य वाले एक फोटोन की ऊर्जा क्या होगी? यानी व्हाट इज द एनर्जी ऑफ ए फोटोन विच ए वेवलेंथ ऑफ 500 नैनोमीटर? ठीक है, यूज सी का वैल्यू, एच का वैल्यू। तो देखिए फोटोन का वेवलेंथ दे रखा है लेमडा 500 है, 500 माने 5 इंटू 10⁻², नैनो, नैनो का मतलब 10⁻⁻9, तो यहां से 5 इंटू 10⁻⁻, ये क्या होगा 7, और मीटर होगा। तो इसकी एनर्जी लेनी है मुझे, तो E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। एच की वैल्यू 6.626 10⁻⁻34, जो प्लैंक कांस्टेंट है। सी का वैल्यू दूंगा तो 3 इंटू 10⁸, और बाई लेमडा दूंगा तो 5 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा -7। ठीक है, तो अब यहां से देखिए ऊपर लेकर चले जाइए तो ये हो जाएगा 6.626, इंटू 5 से डिवाइड कर दूंगा तो 0.6 हो गया ऐसा। अब यहां पर दे दिया, अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा, अब मल्टीप्लाई करूंगा तब क्या होगा, देखिए ऊपर ले जाऊंगा तो 8 7 15, 15 हो गया, तो यहां से 15 और -34, तो -19 होगा, क्योंकि -19 और 15 34 होता है। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा लगभग 4 और इंटू 10⁻⁻19 जूल, यानी कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन निकल कर आएगा। अब देखिए 25 नंबर में चलते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती, यानी व्हिच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइज इन विजिबल पोर्स? ठीक है,
तो ये देखिए होता क्या है, इसमें बॉमर सीरीज आता है, यानी बॉमर सीरीज। क्योंकि लाइमन जो होता है, जो फर्स्ट सीरीज होता है, वो अल्ट्रावायलेट के लिए होता है, परावैंगनी के लिए। इसमें कुछ पार्ट दृश्य पड़ता है, कुछ ही पार्ट पाश्चर ब्रैकेट, ये सब इंफ्रारेड के लिए। तो ये हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन आवेश रहित कण है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज चार्ज लेस पार्टिकल? जिसके पास चार्ज नहीं है। चलते हैं कौन नहीं। अल्फा कण यानी अल्फा पार्टिकल देखते हैं, तो वो क्या होता है? हीलियम का न्यूक्लियस होता है, जो पॉजिटिव चार्ज से चार्ज है। बीटा कण यानी बीटा पार्टिकल है, जो क्या है? नेगेटिव चार्ज से चार्ज है, जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन, ये भी पॉजिटिव चार्ज। फोटोन, ये क्या है? लाइट का पार्टिकल है, जो क्या है? चार्जलेस है, उदासीन है, आवेश रहित है, इसका आवेश नहीं होता है। ठीक है। एक्स किरणें है, एक्स रेज आर। देखिए एक्स रेज आर क्या है? एक्स रे क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो यहां पर विद्युत चुंबकीय तरंग। अब देखो, एक एएमयू इलेक्ट्रोमास यूनिट जो है, ठीक है, यहां पर दे रखा है, एटॉमिक मास यूनिट है, सॉरी, एटॉमिक मास यूनिट की तुल्य ऊर्जा है, इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ एएमयू। एटॉमिक मास यूनिट की जो ऊर्जा होती है वो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इसका तुल्य। अब देखिए, दो आवेशों के बीच की दूरी दे रखा है, क्या कर दी गई? आधी कर दी जाती है, ठीक है, तथा एक आवेश को भी आधा कर दिया जाता है। दोनों के बीच लगने वाला बल पहले की अपेक्षा हो जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज इज मेड हाफ and one of the charge is also half. The force acting between the two will become as compared to previous value. देखिए दो चार्ज पार्टिकल मैंने लिया, एक चार्ज Q1 लिया, एक चार्ज मैंने Q2 लिया, इन दोनों को रखा r डिस्टेंस पर, तो फोर्स लगने वाला है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये तो हो गया। बट अब क्या करना है? दूरी को आधा कर देना है। चार्ज Q1 है, चार्ज Q2 है, दूरी को मैंने आधा कर दिया और बोला एक आवेश को आधा कीजिए, ठीक है, एक किसी को, तो सपोज दैट Q1 को आधा किया। अब फोर्स F डैश हो जाएगा, तो K पहली वाली आवेश Q1/2, ठीक है, ये होगा Q2 बाई दूरी का स्क्वायर, तो यहां पे r/2 का स्क्वायर, तो r²/4, 4 ऊपर लेकर चले जाएंगे, ठीक है, तो यहां से कट कीजिए, 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2k Q1 Q2 आएगा बाई r²। तो पहले वाला जो है उसका क्या हो गया? तो यहां पे डबल हो गया, प्रीवियस का मतलब पहले वाले की अपेक्षा दुगना हो जाएगा, यानी डबल हो जाएगा। हो गया ऐसा। नेक्स्ट, आगे, एक इलेक्ट्रॉन को विभवांतर v के अधीन विराम से त्वरित करने पर इसकी चाल, द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट अंडर ए पोटेंशियल डिफरेंस v, यानी एक इलेक्ट्रॉन है, उसको त्वरित करना है वोल्टेज अप्लाई करके v से, तो उसके लिए वर्क डन कितना हुआ? चार्ज इंटू वोल्टेज, जो किसमें मिला उसको? काइनेटिक एनर्जी में मिला। तो यहां पर v जो होगा वैरिज स्मॉल v स्क्वायर, यानी v वैरिज √ओवर कैपिटल V, यानी जो चाल होगा वो वोल्टेज के रूट के सीधा समानुपाती होगा, यानी √v के समानुपाती, यानी प्रोपोर्शनल टू √v, यानी उसके जो
यहां पर दे रखा है स्पीड, ठीक है, इसकी चाल होगी तो क्या होगी, जो वोल्टेज अप्लाई किए हो उसके रूट के प्रोपोर्शनल, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, किसी भी बॉडी की या तो चार्ज के लिए जो स्पेसिफिक चार्ज निकालना है वो चार्ज बाई मास लेना है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाई इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलॉम और बाई मास होता है 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 केजी, यही होता है। अब देखिए इसको यहां पर सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 1.6 है बाई 9.1 है, 10 टू दी पावर माइनस 19 है, ये जाएगा तो माइनस 31 प्लस में बदलेगा तो प्लस 31 और माइनस 19 तो ये हो जाएगा 12 कूलॉम पर केजी। एक जीरो इधर बैठा देंगे तो ये हो जाएगा 16 बाई 9.1 इंटू 10 टू दी पावर 11 कूलॉम पर केजी। 11 पावर 1 तो 11 वाला तो दो ही है, एक ये है और एक ये, तो देखिए 11 तो पावर है, ठीक है, और 16 बाई 9.1 तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यही ऑप्शन आएगा, कट करो। नेक्स्ट आगे बढ़ता, संधारित्रों के समांतर संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के लिए कौन सी राशि समान रहती है, यानी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर्स, ठीक है, व्हिच क्वांटिटी रिमेन्स सेम फॉर ईच कंडेंसर, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन लो, समानांतर कॉम्बिनेशन, समानांतर समूहन करो, आ तो संधारित्र का करो या तो प्रतिरोध का करो, दोनों में वोल्टेज सेम रहेगा, दोनों कंडीशन, प्रतिरोध के समांतर क्रम में भी और संधारित्र में। तो यहां पर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए वायु में दो धन आवेशों के बीच प्रावैधुत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान, ऑन, है ना, इंसर्टिंग ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बिटवीन टू पॉजिटिव चार्ज इन एयर द वैल्यू ऑफ रिपल्सिव फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, ऐसे एयर नहीं रहे, सॉरी मीडियम नहीं डालेंगे, एयर रहेगा या तो वैक्यूम रहेगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है कूलॉम के नियम से। और जैसे आपने मीडियम को लाया तो मीडियम को लाने से यहां पर देखिए एप्सिलॉन आर आ जाता है, जो आपेक्षिक विद्युतशीलता है मटेरियल मीडियम जो लाए हो उसका, रिलेटिव परमिटिविटी से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे तो घटेगा क्योंकि इसकी वैल्यू एयर का 1 होता है और मीडियम ला रहे हैं तो उसकी वैल्यू 1 से बड़ा होता है, तो 1 से जैसे बड़ा होगा तो घटाएगा, तो यहां पर फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी डिक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं, देखिए 0.2 माइक्रोकूलॉम के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, चलिए ठीक है, इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ऑफ इतना माइक्रोकूलॉम 0.2 माइक्रोकूलॉम इज 3 सेंटीमीटर, दियर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विल, यानी देखो एक चार्ज लिया गया जो क्या है, प्लस है, 0.2 माइक्रोकूलॉम है, एक चार्ज और ले लिया गया माइनस 0.2 माइक्रोकूलॉम है, इसके बीच की दूरी ले लो जो 3 सेंटीमीटर है, यानी 3 सेंटीमीटर दे रखा है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू कोई एक चार्ज का अमाउंट लीजिए, 0.2 लीजिए इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 हो गया, आई इंटू लेंथ लीजिए 3 सेंटीमीटर तो 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर कूलॉम मीटर हो गया,
कूलॉम मीटर। अब देखिए इसको मल्टीपल कीजिए तो 0.6 होगा इंटू 10⁻⁻8 कूलॉम मीटर। तो 10⁻, यहां पर दे दिया गया, तो इसमें से अब चूज कीजिए कौन सा होगा। 0.6 इंटू 10⁻⁻8 कूलॉम मीटर, यानी 0.6 0.6 कोई है नहीं, 10⁻⁻8 10⁻⁻8 वाला है, लेकिन कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं दे रखा है। यानी जो सवाल दिया गया है उसके अनुसार से ऑप्शन नहीं दिया गया है, उसका सही आंसर ए आएगा। या तो यदि 6 लेंगे तो एक पावर और क्या होगा, बढ़ जाएगा, 10⁻⁻9 हो जाएगा। अच्छा, अब देखो एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। इनसाइड ए क्लोइड सरफेस n इलेक्ट्रिक डाइपोल्स आर सिचुएटेड, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द क्लोइड सरफेस भी। देखिए एक क्लोइड सरफेस लिया, एक डाइपोल लिया -q और ये क्या लिया +q। ऐसा ऐसा बहुत सारा डाइपोल है, -q +q 0, यानी q इन 0 हो गया, तो फ्लक्स भी क्या हो गया 0 हो गया, क्योंकि विद्युत आवेश शून्य है अंदर, तो विद्युत फ्लक्स भी शून्य होगा, यानी कौन सा ऑप्शन जाएगा, ये 0 जाएगा। हो गया ऐसा। नेक्स्ट अब देखिए समान आयाम एवं समान तरंग दैर्ध्य की दो प्रकाश तरंगे अध्यारोपित की जाती है, परिणामी तरंग का आयाम महत्तम होगा जब उनके बीच कलांतर है, यानी टू लाइट वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड इक्वल वेवलेंथ आर सुपरिम्पोज्ड, द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव विल बी मैक्सिमम व्हेन द फेज डिफरेंस बिटवीन देम। तो फेज डिफरेंस 0 होनी चाहिए, क्योंकि देखिए इसका जब सुपरपोजिशन होता है, जब दोनों एक ही फेज में होगा, 0 डिग्री पर होगा, तब जो है से मैक्सिमम होगी एम्पलीट्यूड, यानी आयाम जो है महत्तम होगा। देखिए ध्रुवित प्रकाश में कंपन तल एवं ध्रुवन तल के बीच कोण होता है, यानी ध्रुवित प्रकाश में कंपन तल एवं ध्रुवन तल के बीच कोण होता है। तो इन पोलराइज्ड लाइट द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इज 90 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर ओसिलेट करते हैं, एक ऐसे एक ऐसे, तो किसी एक को रोक दो तो पोलराइज्ड हो गया, तो एक दूसरे के तो परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री। आगे की ओर बढ़ता हूं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, यानी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए यदि ऐसा सवाल आ जाए तो देखना क्या है कि जिस पर चार्ज है वो कभी भी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होगा, और जिस पे चार्ज नहीं है वो विद्युत चुंबकीय तरंग होगा। तो देखिए अल्फा किरणें यानी अल्फा रेज, ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है, यही ऑप्शन करेक्ट होगा। गामा किरणें न्यूट्रल है, होगा। अवरक्त किरणें इंफ्रारेड, ये भी होगा। एक्स किरणें, ये भी होगा विद्युत चुंबकीय तरंग। नेक्स्ट, अब देखिए यहां पे किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन एनी मटेरियल मीडियम डज नॉट डिपेंड। देखिए इसके तरंग दैर्ध्य पर यानी अपॉन इट्स वेवलेंथ, सही बात है। इसकी आवृत्ति पर अपॉन इट्स फ्रीक्वेंसी, सही बात है। इसकी तीव्रता पर अपॉन इट्स इंटेंसिटी, इस पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन, ठीक है, कितना फोटोन पार्टिकल आ रहा है ना, किसका, विद्युत चुंबकीय तरंग की, ठीक है। इसकी प्रावैधुक है ना, इसकी प्रावैधुकता पर यानी अपॉन इट्स परमिटिविटी, हाँ परमिटिविटी पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट, आगे देखिए प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटना में, ठीक है, घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश वैद्युत धारा, देखिए इन द फेनोमेनन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन
ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट द फोटोइलेक्ट्रिक करंट। यानी देखिए, इंटेंसिटी बढ़ाना है मतलब नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाना है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, तो उससे क्या होगी, करंट जो है से बढ़ेगी, बट एक लिमिट तक कि जितना वोल्टेज वहां अप्लाई किया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग फिर सैचुरेटेड हो जाएगा। इसका मतलब है पहले बढ़ती है और फिर नियत हो जाती है, यानी फर्स्ट इंक्रीज देन रिमेन्स कांस्टेंट। किसी गतिमान कण से संबद्ध डी ब्रॉगली, यहां पे है डी ब्रॉगली तरंग की तरंग दैर्ध्य निर्भर नहीं करती। द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रॉगली वेव एसोसिएटेड विथ एनी मूविंग पार्टिकल डज नॉट डिपेंड ऑन। देखिए, ये जो लेमडा होता है वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, वो h बाई पी होता है, मतलब संवेग यानी मोमेंटम, यानी h बाई एम भी, मास इंटू वेलोसिटी। तो द्रव्यमान पर s, आवेश पर नहीं, इसी पर डिपेंड नहीं है, यानी वेग पर तो है ही, संवेग पर है ही। नेक्स्ट, अब देखिए, फोटोन के गतिज द्रव्यमान का सूत्र है, फोटोन के गतिज द्रव्यमान का सूत्र है, यानी देखिए फोटोन की जो एनर्जी है, यानी द फार्मूला ऑफ काइनेटिक मास ऑफ फोटोन, क्योंकि रेस्ट मास पूछा जाएगा तो शून्य होता है, फोटोन की रेस्ट मास शून्य होता है, जीरो होता है। ऐसे फोटोन की एनर्जी E इज इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर, और इसकी क्या होती है, एच न्यू, एनर्जी एच न्यू, तो एम सी स्क्वायर। तो यहां पे एम इज इक्वल टू लिखोगे तो एच न्यू बाई सी स्क्वायर, तो एच न्यू बाई सी स्क्वायर ऑप्शन ये वाला दिख रहा है, हो गया। एच प्लैंक कांस्टेंट, न्यू फ्रीक्वेंसी है, बाई सी स्क्वायर स्पीड ऑफ लाइट है जो फोटोन की स्पीड है। किलोवाट घंटा मात्रक है, यानी किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, जैसे देखता हूं 1 किलोवाट आवर, किलो का मतलब 10⁻³ वाट का मतलब जूल पर सेकेंड, और इंटू आवर का मतलब 3600 सेकेंड दीजिए, सेकेंड सेकेंड कट जाएगा तो ये हो जाएगा 36 गुने 10 पर पावर 3 और 2 5, और ये हो जाएगा जूल। जूल किसका यूनिट है, एनर्जी का, ऊर्जा का, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और 1 किलोवाट आवर पूछेगा तो 36 गुने 10 पर पावर 5 जूल बोली। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब यहां पर आता है, निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। यानी यहां पर दे रखा है कि कौन एनर्जी के कंजर्वेशन पे काम करता है, ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन पे एम्पियर का नियम नहीं, फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम नहीं, लेंज का नियम काम करता है एनर्जी के कंजर्वेशन पे, ऊर्जा के संरक्षण पे। अब देखिए, जब किसी एमीटर को संट किया जाता है तो इसकी माप सीमा, यानी व्हेन एन एमीटर इज संटेड, यानी संटेड कहने का मतलब हुआ है ना, देन इट्स मेजरमेंट लिमिट। संटेड कहने का मतलब हुआ कि गैल्वेनोमीटर के साथ लो रेसिस्टेंस वायर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ो तो इसकी जो है से माप सीमा बढ़ जाती है, यानी बढ़ती है, दैट मीन्स इंक्रीज बोलिए। नेक्स्ट, अब देखिए आगे, चुंबकशीलता का विमीय सूत्र है। देखिए, चुंबकशीलता का विमीय सूत्र यानी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमेबिलिटी इज, तो देखिए ये म्यू नॉट का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे सोच समझिए। तो सबसे पहले देखिए B इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट I बाई 2R, कहां पर, सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कुलर वायर में करंट पास करवाओगे तो उसके सेंटर, तो म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या आएगा, B इंटू 2R आएगा, और बाई क्या आएगा, यहां पे I आएगा। देखिए, तो यहां पर ऐसा है कि B के जगह पे लिख दो F बाई क्यू भी, कहां से, तो देखिए F इज इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा होता है,
ठीक है, साइन थीटा, तो साइन थीटा तो डायमेंशन लेस होता है, उसको नहीं लाएंगे, तो b इज इक्वल टू एफ बाई क्यूब ही, इंटू सिर्फ आर रखिए, 2 को हटाइए क्योंकि डायमेंशन लिखने वाले हैं तो 2 की कोई जरूरत नहीं है, बाई आई। यहां पर देखिए, अब यहां से लिखता हूं, देखिए फोर्स का एम एल टी पे पावर -2 इंटू आर का एल, चार्ज का ए टी इंटू वेलोसिटी का एल टी पे पावर -1 इंटू आई का ए। तो एम अकेला है, लिख दीजिए एम, हो गया। एल 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 कट गया, एक एल बचेगा, हो गया। टी पे पावर -2 होगा क्योंकि ये टी और ये टी बैलेंस हो गया, खत्म हो गया नीचे, ए पर पावर 2 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो एम एल टी पे पावर -2 ए पर पावर -2, ठीक है, एम एल टी पे पावर -2 ए पे पावर -2, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अब आता है यहां पे क्या चीज, रूट ओवर म्यू नोट बाई एप्सिलॉन नोट का मात्रक है, यानी कौन सा मात्रक है सो देखना है। तो यहां पर जरा हम देखें कि कौन सा मात्रक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, देखिए रूट ओवर म्यू नोट बाई एप्सिलॉन, यदि म्यू नोट इसके नीचे लिख दूं तो स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा तो रूट से बाहर हो गया, इंटू 1 बाई रूट ओवर म्यू नोट एप्सिलॉन नोट बचेगा, और इसकी वैल्यू सी होती है तो म्यू नोट इंटू सी हो गया। अब मात्रक देखना है मैच करके, तो म्यू नोट के जगह पे लाओ, अभी मैंने म्यू नोट निकाल रखा है, एफ बाई क्यू भी रख दो, यूनिट लिखना है तो नंबरिकल वैल्यू वाले उसी तरह से हटा के लिख रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एफ बाई क्यू भी इंटू आर बाई आई इंटू सी। तो देखिए क्या लिखोगे यहां पर, ए है न्यूटन, आर है मीटर, ठीक है, और बाई ऐसा लिखते हैं चार्ज का कूलॉम, और इनटू भी वेलोसिटी मीटर। देखिए यहां पे सी और सी और भी, इसका मीटर पर सेकेंड, इसका भी मीटर पर सेकेंड, इसको लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, कट जाएगा यूनिट, और ए क्या है, सॉरी आई क्या है, एम्पियर, हो गया। तो न्यूटन मीटर मतलब जूल, और नीचे कूलॉम और एम्पियर, जूल और पर कूलॉम जिसको बोलते हैं वोल्ट, तो ये हो गया वोल्ट और पर एम्पियर, यानी वोल्टेज बाई करंट, रेसिस्टेंस यानी ओम, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, तो ओम हुआ। ठीक है, आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब देखिए, यदि किसी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो इसकी सुग्राहिता यानी संवेदनशीलता, इफ द नंबर ऑफ टर्न इज इंक्रीज्ड इन एनी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर देन इट्स सेंसिटिविटी यानी इंक्रीज कर जाती है, नंबर बढ़ाने से, ठीक है, उसकी सेंसिटिविटी बढ़ती है। अब देखो, उदासीन बिंदुओं पर B इज इक्वल टू चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और BH जो है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, यानी एट न्यूट्रल पॉइंट B है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट, BH है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। देखिए एक पॉइंट लीजिए, इस पॉइंट पे सपोज दैट अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, तो उसी पॉइंट पे किसी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड उसके अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल हो जाएगा, तभी तो न्यूट्रल पॉइंट होगा, तभी तो फील्ड जीरो होगी, यानी वहां पर क्या होगा, न्यूट्रल पॉइंट पे दोनों आपस में बराबर होगा, यानी B इज इक्वल टू BH होगा, तभी न्यूट्रल पॉइंट हो सकता है। नेक्स्ट, अब देखिए, दो समान धनावेशित बिंदु आवेशों जिनमें प्रत्येक पर इतना माइक्रो कूलॉम आवेश है
को 1 मीटर की दूरी पर वायु में रखा जाता है, इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। Two equal positive point charge of 1 microcoulomb charge are kept at a distance of 1 meter in air. The electric potential energy of the system will. देखिए पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R होती है। K का वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू दोनों 1 माइक्रोकुलम यानी 10 टू दी पावर -6 और 10 टू दी पावर -6 जब लिखेंगे तो -12 हो जाएगा, 2 बार लिखेंगे तो, और बाई R लिखूंगा। ओके, R की वैल्यू डिस्टेंस यानी 1, दैट मीन्स 9 इंटू 10 टू दी पावर -12 और 9 दैट मीन्स -3, इतना जूल होगा। यानी 9 इंटू 10 टू दी पावर -3 जूल, दैट मीन्स ये होगा ऑप्शन। ठीक है, निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा है? यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ कैपेसिटी। ऐसे तो फैराड होता है, अब इसमें कोई फैराड तो है नहीं। अब क्या करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा। देखिए C इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V, तो यहां पर कूलॉम पर वोल्ट होगा, तो कूलॉम पर वोल्ट ये वाला आ गया। ठीक है, जिसको 1 फैराड बोलते हैं। नेक्स्ट, अब आता है इसमें, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। जैसे सपोज कर लीजिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते हैं और उसकी कैपेसिटी लेते हैं तो एप्सिलॉन नोट A बाई डी लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए प्लेटों की आकृति पर यानी शेप ऑफ प्लेट, सही बात है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ले रहे हैं, सरफेस प्लेट का एरिया ले रहे हैं। प्लेटों के आकार पर साइज ऑफ प्लेट, प्लेटों के आवेश पर आवेश तो आया ही नहीं, यानी गलत बात ये बोल रहा है, यही तो सही ऑप्शन माने नहीं करता है, इसी पर तो नहीं करता है, चार्ज पे प्लेटों के बीच की दूरी तो आ ही रहा। अब नेक्स्ट, किसी आवेशित चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र होता है, यानी द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज। तो जैसे ये कंडक्टर है, इसको मैंने चार्ज कर रखा है, तो इससे सतह से परपेंडिकुलर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। सतह के समांतर यानी पैरेलल टू द सरफेस, गलत बात, सतह के लंबवत, है ना, यानी पैरेलल टू, यहां पर परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी यही करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यानी लंबवत जाएगा। नेक्स्ट, यहां पर अब दे रखा है, यहां पर सतह के लंबवत सही है, ठीक। अब आगे, यदि किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर का क्षेत्र क्या होगा? इफ ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, द फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी जीरो, यानी ऑलवेज जीरो होता है अंदर में, नेट फील्ड जीरो होती है उसकी। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, शून्य। किसी भी कंडक्टर को तुम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, तो उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है। अब देखो, विपरीत चिन्ह के दो बिंदु आवेशों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यानी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर 2 पॉइंट चार्ज ऑफ अपोजिट साइन। यानी एक यदि मैं प्लस लूं और एक मैं माइनस लूं और आर दूरी पर रखा, तो सब में देख रहे हो पोटेंशियल एनर्जी, तो U इज इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू होगा बाई, यानी Q1 होगा Q2 होगा Q1 होगा Q2, तो निगेटिव होगा। विद्युत यानी स्थितिज ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है, द पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव, सही बात है, यह सही होगा। हमेशा धनात्मक यानी द पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, गलत बात है, ऋणात्मक धनात्मक दोनों हो सकता है। ठीक है, तो वो तो पहले ही हो गया कि फर्स्ट ऑप्शन होगा करेक्ट। आगे बढ़ते, नेक्स्ट, गॉस का नियम का
गॉस का नियम कहता है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, यानी गॉस लॉ स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज, यानी फाई इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नोट, यानी इनसाइड चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी संलग्न आवेश के समानुपाती होता है, यानी प्रोपोर्शनल टू द चार्ज इनक्लोज्ड। सही बात, यही होगा। आवेश के है संलग्न आवेश के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये सब तो होगा ही नहीं, है ना, यहाँ पे यही होता है। अब देखो, जब सिलिकॉन में बोरॉन को अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है तो परिणामी पदार्थ होता है। व्हेन बोरॉन इज मिक्स्ड एज इंप्योरिटी इन सिलिकॉन देन रिजल्टेंट मैटर इज, देखिए बोरॉन है क्या, ट्राईवैलेंट है, क्योंकि इसकी एटॉमिक नंबर 5 होती है, ये ट्राईवैलेंट है। इसको इंप्योरिटी के रूप में मिक्स करते हैं तो ये जो सेमीकंडक्टर होता है वो पी टाइप का बनता है, होल का कंसंट्रेशन वाला बन जाता है, यानी पी प्रकार का अर्धचालक, यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट, अब देखिए यहां पर ये तो हो गया, ये था, हाँ ठीक है 56 57। अब देखो आगे, एन प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इज, देखिए एन टाइप मतलब नेगेटिव टाइप, नेगेटिव टाइप मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा और होल कम होगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर में दो ही चीज लेना है, इलेक्ट्रॉन और होल की बात होती है। तो नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, होल कम होगा, और कम वाला बात कर रहा है, माइनॉरिटी की बात कर। अब है कौन सा लॉजिक गेट तब ही सही निर्गम देता है जब निवेश भिन्न हो, व्हिच लॉजिक गेट्स आउटपुट इज ट्रू ओनली इफ द इनपुट्स आर डिफरेंट, तो ये होता है और गेट। और गेट में क्या होता है कि इसमें ये और गेट है, और गेट का खास बात है कि ये है और बी है, ये इनपुट है और ये वाई आउटपुट है, और y इज इक्वल टू ए और बी ऐसे होता है। तो इसमें क्या कहता है कि a 0 हो b 1 हो तो यहां पर बल्ब जलेगा, यानी ट्रू है, यानी आ तो ये 1 हो b 0 हो, अलग अलग हो तो पर भी ये 1 आएगा, मतलब बल्ब जलेगा ही, यानी और गेट होगा। नेक्स्ट, अब है देखिए, पश्च अभिनत डायोड होता है, यानी रिवर्स बायस्ड डायोड, तो एक तो है जेनर डायोड और एक होता है फोटो डायोड, यानी ए और सी, यानी इसका ऑप्शन करेक्ट होगा डी, जो कि दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब नैंड गेट के बुलियन व्यंजक है, यानी बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ नैंड गेट इज, तो देखिए एंड गेट के साथ यदि नोट गेट ऐड करते, यानी ए एंड बी का, ये देखो यही होता है इसका एक्सप्रेशन, तो कौन सा होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए, फाइबर ऑप्टिक संचार में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है, यानी व्हाट टाइप ऑफ वेव इज यूज्ड इन फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन, तो इसमें होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग, ऑप्टिकल फाइबर में, जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वर्क करता है। देखिए टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से कौन आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी रेंज इज यूज्ड फॉर टीवी ट्रांसमिशन, तो ये होता है 30 से 300 मेगाहर्ट्ज, ये हो। यदि किसी, यहां पर दे रखा है, यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान है 10 एम्पियर है तो इसका वर्ग माध्य मूल मान होगा, द पीक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज 10 एम्पियर, इट्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू विल बी, तो देखिए यहां पर आई नोट दे रखा है 10 एम्पियर, ठीक है, तो मुझे आई आर एम एस चाहिए, तो आई आर एम एस इज इक्वल टू क्या होता है,
तो आई नॉट बाई रूट 2 होता है। आई नॉट हो गया 10 एम्पियर। ठीक है, अब यहां से क्या लिखूंगा, रूट 2 यानी 1.414 दे दीजिए, तो ये आ जाएगा 7.07 एम्पियर। कट करके ये ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। देखिए, शुद्ध विद्युत प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान होता है इन ए प्योरली इंडक्टिव सर्किट द पावर फैक्टर इज। देखिए, पावर फैक्टर क्या होगा, तो सबसे पहले इसमें फाई की जो वैल्यू होती है वो 90 डिग्री होता है इंडक्टर वाला, और पावर फैक्टर होती है कॉस फाई। तो यहां पर क्या करूंगा, कॉस 90 लगा दूंगा। ठीक है, तो यहां पे कॉस फाई जो है 90 लगा दूंगा तो जीरो हो जाएगा, तो पावर फैक्टर जीरो हो जाएगा, मतलब इसमें वाटलेस करंट मिलेगा। वही अब आगे इसमें दे रखा है क्या चीज, केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच कलांतर होता है, यानी इन एन एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो देखिए, करंट और ये वोल्टेज कैपेसिटर वाला का, ठीक है, ये लैग करता है, वोल्टेज पीछे पीछे चलता है 90 डिग्री पर, तो यहां पर फेज डिफरेंस 90 डिग्री होगी। अब आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट। ठीक है, अब है अनुनाद की स्थिति में एलसी परिपथ की आवृत्ति होता है। देखिए, इन रिजोनेंस कंडीशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी सर्किट इज। ठीक है, तो एलसी सर्किट, तो इसमें देखिए होता है 1/2 पाई रूट ओवर 1/LC, ये होता है यहां पर फ्रीक्वेंसी इसकी। अब देखो, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होती है। ठीक है, इन ये स्टेप अप माने वोल्टेज को बढ़ाएगा तो करंट की वैल्यू कम होती है, यहीं पे क्लियर हो जाएगा। वोल्टेज को कम करेगा तो करंट की अमाउंट बढ़ेगी, करंट स्ट्रांग होगा उस केस में। लेकिन यहां पे वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा है तो करंट वीक हो जाएगा। यानी इन ये स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर द वैल्यू ऑफ करंट इन सेकेंडरी क्वाइल कंपेयर टू द प्राइमरी क्वाइल इज, तो यहां पे लेस हो जाएगा यानी कम हो जाएगा। अब आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है, यानी इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज। तो देखिए, कन्वेक्स मिरर के पोल और फोकस के बीच में हमेशा बनता है, कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए, पोल और फोकस के बीच, यानी ध्रुव तथा फोकस के बीच, यानी इन बिटवीन पोल एंड फोकस, यही ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए, यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री हो, तो माध्यम में प्रकाश का वेग है। देखिए, इन द क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्रॉम एनी मीडियम टू वैक्यूम इज 30 डिग्री, देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम इज। देखिए, कुछ नहीं करना है, यहां पर इधर जो है से एक मीडियम है, यहां से नॉर्मल ड्रा किया, यहां से लाइट जाएगी इस मीडियम से वैक्यूम में, तो ये 90 डिग्री बना लेगा, ये 90 डिग्री बना लिया वैक्यूम में, और ये क्रिटिकल एंगल हो गई। ठीक है, सी। अब यहां पे ये जो एंगल है क्रिटिकल एंगल, वो 30 डिग्री पहले से दे दिया है। ठीक है, तो इसमें म्यू होगा जो साइन 30 डिग्री होगा, इज तो म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू, तो ये तो 1 होगा क्योंकि वैक्यूम है। साइन आर यानी साइन 90 डिग्री हो गया ऐसा, यानी 1 हो जाए साइन 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1 साइन 91 1 1। अब देखो, म्यू के जगह पे क्या लिखोगे, सी बाई भी लिखोगे, मतलब सी बाई भी
ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब 30 डिग्री तो 1/2, इधर 1, तो भी को इधर लेकर चले जाओ तो ए आ जाएगा c/2। c मतलब 3 इंटू 10⁸ और बाई 2 यानी 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखो आगे, तो यहीं तक टोटल सवाल यही पूछा गया था जो कि सॉल्व हो गया।